सो हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, बढ़िया से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। वेरी वेलकम टू द हाइट्स के आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। हम चर्चा करने वाले हैं भारतीय संविधान के बारे में। दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम मुख्य रूप से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान के अंतर्गत नागरिकता इस विषय के बारे में चर्चा करेंगे। हम सिटीजनशिप के बारे में पढ़ने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, और हमें पता भी होना चाहिए कि हमें किस तरह से भारत की नागरिकता मिली है या हम किस तरह से भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी डिले के, बिना किसी देरी के लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। अपना कॉपी पेन उठाइए और नोट डाउन करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला हेडिंग डालेंगे आप नागरिकता, सिटीजनशिप। तो दोस्तों भारत की नागरिकता से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उन्हें देख लेते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता इस विषय के बारे में चर्चा की गई है। ठीक है, भाग 2 हमें बताता है इस विषय के बारे में। जब हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स के बारे में चर्चा की थी, भागों के बारे में पढ़ा था, उसमें हमने देखा था, जब हमने भाग 2 देखा था तो उसके अंतर्गत आने वाला विषय, उसके अंतर्गत आने वाला सब्जेक्ट नागरिकता ही था, सिटीजनशिप ही था। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम में पूछा जाता है वाला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का वर्णन किया गया है? तो भाग 2 में नागरिकता के बारे में बताया गया है। आर्टिकल्स की बात करते हैं, अनुच्छेदों की बात करते हैं कि कौन कौन से भारतीय संविधान के अनुच्छेद हैं जो हमें नागरिकता संबंधी उपबंध एवं विधियों के बारे में बताते हैं। तो आर्टिकल नंबर 5 से लगाकर आर्टिकल नंबर 11 तक के जितने भी आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 5, आर्टिकल 6, आर्टिकल 7, 8, 9, 10 एंड आर्टिकल 11, सारे ही आर्टिकल्स हमें नागरिकता संबंधी उपबंध एवं विधियों के बारे में बताते हैं, इनके प्रावधानों के बारे में बताते हैं। आई होप दोनों ही पॉइंट क्लियर हो गएंगे। दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे आप ये चीज़ें। आर्टिकल्स याद रखेंगे, 5 से लगा के 11 तक के आर्टिकल्स हमें नागरिकता के बारे में बताते हैं और भाग 2 पार्ट 2 के अंतर्गत ये विषय आता है। नोट डाउन कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चूंकि हम नागरिकता पढ़ रहे हैं, सिटीजनशिप पढ़ रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि किन व्यक्तियों को नागरिक कहा जाता है। तो दोस्तों प्रत्येक व्यक्ति, हर कोई व्यक्ति किसी न किसी टेरिटरी, किसी न किसी भूभाग या किसी न किसी देश या राज्य से बिलोंग करता है। उस क्षेत्र का, उस देश या राज्य का सदस्य होता है। ठीक है, या तो वो वहाँ पे जन्म लेता है या फिर किसी भी तरह से वहाँ से संबंधित होता है। तो क्या कहलाता है? वो वहाँ का सदस्य कहलाता है। चूंकि वह व्यक्ति उस देश या राज्य का सदस्य है, अर्थात उस देश या राज्य का क्या है? नागरिक है, सिटीजन है। अब चूंकि किसी देश या राज्य के नागरिक को उस देश या राज्य में रहने का या फिर उस क्षेत्र से बिलोंग करने का, उस क्षेत्र से संबंध रखने का कानूनी या विधायी अधिकार प्राप्त हो जाता है, लीगल राइट्स मिल जाते हैं, अर्थात उसे उस देश की, उस राज्य की नागरिकता प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो इस नागरिक को यदि लीगल राइट्स मिल जाएं, यहाँ पर रहने के कानूनी या विधायी अधिकार प्राप्त हो जाए, ठीक है, तो क्या कहलाएगा? उससे यहाँ की नागरिकता प्राप्त हो गई है। उस व्यक्ति को, उस नागरिक को इस क्षेत्र की, इस देश की, इस राज्य की क्या प्राप्त हो गई है? सिटीजनशिप प्राप्त हो गई है, नागरिकता प्राप्त हो गई। यदि उसे लीगल राइट्स मिल जाता है यहाँ पर रहने का, यहाँ से संबंध रखने का, इस टेरिटरी से, इस देश से, इस राज्य से। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम भारत में रह रहे हैं या भारत में हमारा जन्म हुआ है या किसी तरह से हम भारत, इस टेरिटरी से संबंधित है, तो हम क्या हो जाएंगे? यहाँ के सदस्य हो जाएंगे, यहाँ के मेंबर हो जाएंगे। चूंकि हम यहाँ के सदस्य हैं, अर्थात हम भारत देश के नागरिक बन जाएंगे। और यदि हमें लीगल राइट्स मिल जाएंगे यहाँ पर रहने के, यदि हमें ऐसी अथॉरिटीज़ मिल जाएगी या ऐसे कानूनी या विधायी अधिकार प्राप्त हो जाएंगे कि हम यहाँ पर रह सकते हैं, यह हमारा अधिकार है, तो अर्थात हमें क्या मिल गया? लीगल राइट मिल गया है। इसका सीधा सीधा मतलब क्या हो जाएगा? हमें इंडियन सिटीजनशिप मिल गई है, हमें भारतीय नागरिकता मिल गई है। आई होप आपको चीज़ें अच्छे से, बेहतर तरीके से क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, समझ में आ गया होगा किन व्यक्तियों को नागरिक कहा जाता है और हमें नागरिकता कैसे मिलती है। ठीक है, ये हमारा लीगल राइट्स होता है। यदि हमें कानूनी या विधायी अधिकार प्राप्त हो गया तो ही हम उस क्षेत्र के, उस टेरिटरी के, उस देश के या उस स्टेट के नागरिक कहलाएंगे।
पूरा विस्तृत रूप से नोट डाउन करेंगे, जैसा मैंने बोला है वैसा का वैसा एज इट इज़ आप नोट डाउन करेंगे, ताकि जब भी आपको कोई कन्फ्यूज़न हो माइंड में तो आप उसे पढ़ लें और वो कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाए। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द सिटीजनशिप। हम नागरिकता की डेफिनेशन, नागरिकता की परिभाषा के बारे में बात करेंगे। नागरिकता क्या है, सिटीजनशिप क्या है, तो दूसरा हेडिंग डालेंगे सिटीजनशिप। तो दोस्तों, नागरिकता समाज की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें नागरिक को मौलिक अधिकारों का उपयोग करने तथा मौलिक कर्तव्यों का पालन करने के अवसर प्राप्त होते हैं। क्या लिखेंगे आप लिखेंगे नागरिकता समाज की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें नागरिक को उस देश के या उस राज्य के मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्यों का पालन करने के अवसर प्रदान किए जाते हैं। क्या मिलती है? अपॉर्चुनिटीज मिलती है। कैसी अपॉर्चुनिटीज मिलती है? फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स का उपयोग करने की, उन्हें यूज करने की हमें अपॉर्चुनिटीज मिलती है। इसमें हमें मिलती है फंडामेंटल ड्यूटीज को पालन करने की अवसर मिलते हैं। ठीक है, कि अपॉर्चुनिटी मिलती है, फंडामेंटल ड्यूटीज। तो ये दोनों अधिकार हमें मिलते हैं जब हमें किसी भी देश या राज्य की नागरिकता मिल जाए, वहाँ की सिटीजनशिप मिल जाए। एग्जाम्पल देख लेते हैं। यदि हमें भारत की नागरिकता मिल गई, हमें इंडियन सिटीजनशिप मिल गई, इंडियन सिटीजनशिप मिल गई, तो जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन में मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स हैं, जिनकी संख्या 6 है, वो सारे मौलिक अधिकार हमें मिल जाएंगे। उनका हम आधिकारिक रूप पे क्या करें, ऑफिशियल रूप से क्या करेंगे, उनका उपयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ जितने भी मौलिक कर्तव्यों का विवरण किया गया है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में, हम उनका पालन कर सकते हैं। ऐसे अवसर हमें इस देश में प्रदान किए जाएंगे यदि हमारे पास भारतीय नागरिकता है। यदि हमारे पास भारतीय नागरिकता नहीं है और हम भारत आए हैं, तो हम भारतीय संविधान में वर्णित किए गए जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं, सारे फंडामेंटल राइट्स का यूज़ नहीं कर सकते और ना ही मौलिक कर्तव्यों का पालन कर सकते हैं। ठीक है, यदि हम भारत के नागरिक हैं, भारत की सिटीजनशिप है हमारे पास, तभी हम फंडामेंटल राइट्स, जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं उनका उपयोग कर सकते हैं, साथ ही साथ फंडामेंटल ड्यूटीज़ का पालन कर सकते हैं। आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, समझ में आ गई होगी। एज इट इज़ नोट डाउन करेंगे, जैसा मैंने कहा है वैसा विस्तृत रूप से लिखेंगे आप। आइए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, हमें बात करनी है नेचर ऑफ द इंडियन सिटीजनशिप। हमें भारतीय नागरिकता की प्रकृति के बारे में बात करनी है। तो हेडिंग डालेंगे आप भारतीय नागरिकता की प्रकृति, या फिर हेडिंग डालेंगे नेचर्स ऑफ इंडियन सिटीजनशिप। भारतीय नागरिकता की प्रकृति, तो किस तरह की प्रकृति है? इकहरी नागरिकता। कैसा नेचर है हमारी नागरिकता का? जो इंडियन सिटीजनशिप है उसकी जो प्रकृति है, उसका जो नेचर है वो कैसा है? इकहरी नागरिकता का है, सिंगल सिटीजनशिप का है, सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है, इसमें दो कंडीशंस है, दोनों ही कंडीशंस को हम समझेंगे। कैसे ये इकहरी नागरिकता, अर्थात इकहरी नागरिकता के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, विशेषता क्या है, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, भारत का कोई नागरिक हुआ, भारत का नागरिक क्या कहलाएगा? भारत का नागरिक भारतीय कहलाएगा, इंडियन कहलाएगा। आप सभी जानते ही होंगे, जो लोग भारत से बिलोंग करते हैं वे स्वयं को क्या कहते हैं? इंडियन कहते हैं, भारतीय कहते हैं। यही इकहरी नागरिकता का द्योतक है। कैसे? भारत की किसी भी स्टेट में आपने जन्म लिया हो, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, चाहे आप पंजाब के हो, चाहे हरियाणा, जम्मू कश्मीर, चाहे आप उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात, चाहे आप आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के क्षेत्र के हो, किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो भारत की, आप भारतीय ही कहलाएंगे। चाहे आप किसी भी केंद्र शासित प्रदेश जैसे लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप से, पांडिचेरी, दिल्ली, किसी भी यूटीज
से आप बिलोंग करते हो, लेकिन आप क्या कहलाएंगे, आप इंडियन ही कहलाएंगे, आपके पास इकहरी नागरिकता ही है भारत में, ठीक है। आप क्या कहलाएंगे, आप इंडियन कहलाएंगे, आप भारतीय कहलाएंगे, ये कहना चाहता है। आप चाहे भारत की किसी भी स्टेट या किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में आपका जन्म हुआ हो, या किसी भी स्टेट या केंद्र शासित प्रदेश से आप बिलोंग करते हो, आप केवल इंडियन कहलाएंगे, आप भारतीय कहलाएंगे। यही है इकहरी नागरिकता की विशेषता। एक और विशेषता है इकहरी नागरिकता की, यदि भारत के किसी सदस्य या नागरिक के पास भारतीय नागरिकता है, ठीक है, इंडियन सिटीजनशिप है, और वो विदेश जाता है और विदेश जाके उस देश की फॉरेन की सिटीजनशिप ग्रहण कर लेता है, वहाँ की नागरिकता ग्रहण कर लेता है, तो भारतीय नागरिकता जो उसके पास है वो स्वतः ही डाइल्यूट हो जाएगी, स्वतः ही विलय हो जाएगी, स्वतः ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ठीक है। क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, क्योंकि हमारी भारतीय नागरिकता की प्रकृति कैसी, इकहरी नागरिकता की है। यदि आप भारतीय हो और आप दूसरी नागरिकता ले लेते हैं तो आपके पास दोहरी नागरिकता हो जाती है, और इस जो फैक्ट है इसको भारतीय नागरिकता की प्रकृति नहीं माना जाता है, क्योंकि इकहरी नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप है। तो क्या होगा, यदि आपने फॉरेन की नागरिकता ले ली, वहाँ की सिटीजनशिप ले ली, तो भारतीय नागरिकता जो है, इंडियन सिटीजनशिप है, वो खत्म हो जाएगी, स्वतः ही खत्म हो जाएगी। आपको कोई आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है, किसी तरह की कोई फॉर्मेलिटी करने की आवश्यकता नहीं है, स्वतः ही खत्म हो जाएगी। तो ये चीज़ें बताती है हमारे इकहरी नागरिकता, ये दोनों ही विशेषताएं हैं हमारी सिंगल सिटीजनशिप की, भारतीय नागरिकता की। आइए, आपको समझ में आ गया होगा भारतीय नागरिकता की प्रकृति। अब बात करते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की, संवैधानिक प्रावधानों की, जो कि हमें नागरिकता के बारे में बताते हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में आर्टिकल नंबर 5 से आर्टिकल नंबर 11 तक के जितने भी आर्टिकल है उनको हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, उन्हें हम यहाँ पर समझने वाले हैं संवैधानिक प्रावधान के अंतर्गत। तो सबसे पहले हम अनुच्छेद 5 के बारे में बात करेंगे। अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 5 के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, आर्टिकल नंबर 5 हमें क्या बताता है, हमें बताता है जन्मजात आधार पर हमें भारत की नागरिकता कैसे प्राप्त होती है, जन्म के आधार पर, ठीक है। इस बारे में इसमें चर्चा की गई है। आधार पर नागरिकता, इसमें कुछ कंडीशंस है फ्रेंड्स, जैसे यदि आपका इंडियन टेरिटरी, भारतीय भूभाग में जन्म लिया, आपने जन्म लिया है या जन्म हुआ है आपका, तो आप भारत के नागरिक होंगे। तो ये तो हो गई आपकी बर्थ से, जन्म से भारत की नागरिकता। अब दोस्तों, यहाँ पे एक शर्त ये है, ऐसा नहीं होता कि फॉरेन से कोई घूमने आया है, विदेशी नागरिक घूमने आया है भारत में, और यहाँ पर उसे संतान प्राप्त हुई है, ठीक है, यहाँ पर उसकी डिलीवरी हुई है, तो वो भारत का नागरिक बन जाएगा क्योंकि भारतीय टेरिटरी में उसका जन्म हुआ, ऐसा नहीं होता है। इसमें कंडीशन ये है कि जो संतान प्राप्त हुई है उसके माता या फिर पिता दोनों में से कोई एक, किसी एक का जन्म क्या हुआ हो, भारत में हुआ हो। ये कंडीशन है इसके पीछे, ठीक है। जन्म से आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी, लेकिन आपके माता या पिता दोनों में से एक, कोई भी उनका जन्म भारत में हुआ हो तो आपको भारत की नागरिकता जन्म से मिल जाएगी। दूसरा प्रावधान ये है कि 26 जनवरी 1950, आपको पता होगा ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस दिन हमारा संविधान इनैक्ट हुआ था, हमारा संविधान लागू हुआ था। तो संविधान लागू होने की तिथि है 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 के तहत जो व्यक्ति भारत में रह रहे थे, भारत में अधिवास कर रहे थे, वे भारत के नागरिक होंगे। अधिवास करने वाले नागरिक क्या होंगे, नागरिक भारत के नागरिक होंगे, भारत की नागरिकता उन्हें प्राप्त होगी, भारतीय नागरिक। तीसरा पॉइंट है इसमें, इसी डेट से रिलेटेड है, 26 जनवरी 1950। तो दोस्तों, जब संविधान लागू हुआ था तो ये नियम बनाया गया था कि 26 जनवरी 1950 के दिन से पूर्व 5 वर्षों से, ठीक है, 1950 से 5 वर्ष पहले, कम से कम 5 वर्षों से पूर्व, अर्थात 1945 कह सकते हैं, 1945 से
जो व्यक्ति भारत में रह रहा है वह भारत का नागरिक होगा। ठीक है, 1945 या उससे पहले यदि वो 1946 से भारत में रहने लगा तो वह भारत का नागरिक नहीं होगा, लेकिन 26 जनवरी 1950 से 5 वर्ष पूर्व, कम से कम 5 वर्ष पूर्व से जो भारत में रह रहा है वह भारत का नागरिक कहलाया जाएगा। ये पॉइंट ये बताता है। ठीक है, से 5 वर्ष पूर्व से जो भारत में रह रहा है उसे भारत की नागरिकता दी जाएगी, वो भारत का नागरिक कहलाएगा। ये तीनों पॉइंट बताते हैं हमें जन्म के आधार पर नागरिकता के बारे में, भारत की नागरिकता के बारे में। आई होप तीनों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। जन्म से आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। इसमें एक कंडीशन है कि आपके माता या फिर पिता का जन्म भारत में हुआ हो। 26 जनवरी 1950 से या उसके तहत आप यदि भारत में अधिवास कर रहे हैं तो आप भारत के नागरिक कहलाएंगे। 26 जनवरी 1950 से 5 वर्ष पूर्व से यदि आप भारत में निवास कर रहे हैं तो आप भारत के नागरिक कहलाएंगे, है ना। इसके तहत जब ये लागू हुआ था ना दोस्तों, तो कई विदेशी जो लोग थे जो भारत में आए थे, जो 5 वर्ष पूर्व से रह रहे थे, उन्हें भारत की नागरिकता प्रदान की गई थी। आगे हम पढ़ेंगे इनके बारे में। चलिए, ये हो गया आपका आर्टिकल 5। अब आर्टिकल 6 के बारे में चर्चा करते हैं। आर्टिकल 6 में क्या बताया गया है? आर्टिकल 6 में बताया गया है दोस्तों, इसमें उन नागरिकों के बारे में बात की गई है जो कि पाकिस्तान में रहते थे और पाकिस्तान से भारत में आए और भारत की नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं। तो उनकी जो शर्तें हैं, उनकी जो कंडीशंस हैं भारत की नागरिकता प्राप्त करने के बारे में, उनके बारे में इसमें वर्णन किया गया है। कहाँ से? पाकिस्तान से भारत आने वाले नागरिकों के, पाकिस्तान से भारत आने वाले नागरिकों के नागरिकता से संबंधित शर्तें हैं इसमें। संबंधित शर्त अर्थात वो किस तरह से भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, उन कंडीशंस के बारे में अनुच्छेद 6 में वर्णन किया गया है। जो कि पाकिस्तान से भारत आ रहे हैं, ठीक है, वो किस आधार पर भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, उन कंडीशंस के बारे में इसमें वर्णन किया गया है आर्टिकल नंबर 6 में। आइए 7 की चर्चा करते हैं। आर्टिकल 7 क्या बता रहा है हमें? तो दोस्तों अनुच्छेद 7 या आर्टिकल नंबर 7 एक डेट के बारे में विशेष रूप से हमें बताता है। यहाँ पे 1 मार्च 1947, ठीक है, 1 मार्च 1947 इस डेट के बारे में बताता है। क्या बताता है? 1 मार्च 1947 के बाद में जो व्यक्ति पाकिस्तान चले गए, इसके बाद में, इस डेट के बाद, आफ्टर 1 मार्च 1947 जो पाकिस्तान चले गए और फिर पाकिस्तान से स्थायी रूप से अनुज्ञा प्राप्त करके पुनः भारत लौटकर आए, स्थायी अनुज्ञा प्राप्त कर भारत आए और अब उन्हें भारत की नागरिकता चाहिए। ठीक है, 1 मार्च 1947 के बाद में ये पाकिस्तान चले गए थे, फिर पाकिस्तान से स्थायी रूप से अनुज्ञा प्राप्त करके भारत आते हैं और भारत की नागरिकता अब इन्हें चाहिए, तो कैसे प्राप्त होगी उस बारे में वर्णन किया गया है आपके आर्टिकल नंबर 7 में। क्या बताया गया है? पंजीकरण के बारे में बताया गया है इसमें कि पंजीकरण प्राप्त करके रजिस्ट्रेशन के थ्रू ये भारत के नागरिक बन सकते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन करवाने में कुछ शर्तें हैं, कुछ कंडीशंस है। यदि वे उनका पालन करते हैं या उसके लिए एलिजिबल होते हैं, योग्य होते हैं, तभी ये पंजीकरण के लिए अप्लाई कर सकते हैं और भारत के नागरिक बन सकते हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन के द्वारा ये भारत के नागरिक बन सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन से, कुछ शर्तें हैं। यदि वे उस पर एलिजिबल होते हैं तभी ये पंजीकरण करवा सकते हैं और भारत के नागरिक बन सकते हैं। ये प्रावधान दिया गया है आपके आर्टिकल 7 में, अनुच्छेद 7 में। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। 1 मार्च 1947 के बाद पाकिस्तान चले गए, फिर पाकिस्तान से स्थायी अनुज्ञा प्राप्त करके भारत आए, अब उन्हें भारत की नागरिकता चाहिए, उसके लिए उन्हें पंजीकरण करवाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। लेकिन यदि वो पंजीकरण की शर्तों को पूरा करते हैं, उस पर एलिजिबल होते हैं, योग्य होते हैं, तभी वे पंजीकरण के द्वारा भारत की नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। ये कह रहा है आपका आर्टिकल नंबर 7। आइए अब हम नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में चर्चा करते हैं, आर्टिकल नंबर 8 के बारे में।
आर्टिकल नंबर 8, अनुच्छेद 8 हमें क्या बताता है दोस्तों? तो अनुच्छेद 8 हमें बताता है विदेश में रहने वाले, अस्थायी रूप से विदेश में रहने वाले लोगों के बारे में। अनुच्छेद 8 हमें बताता है अस्थायी रूप से विदेश में रहने वाले नागरिक, इनके बारे में बताता है। क्या बताता है? यदि कोई भारतीय नागरिक या कोई नागरिक जिन्हें भारतीय नागरिकता प्राप्त है, इंडियन सिटीजनशिप प्राप्त है, वह अस्थायी रूप से अपना जॉब या फिर किसी कार्य हेतु विदेश में रहता है, तो वह भारत का नागरिक ही कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वो इंडियन सिटीजनशिप उसे प्राप्त होगी, वो इंडियन ही कहलाएगा। ठीक है, भारतीय ही कहलाएगा। क्यों? क्योंकि वो अस्थायी रूप से विदेश में रह रहा है, उसने वहाँ की नागरिकता तो प्राप्त नहीं की है। वहाँ पे देखिए, आप कई लोग ऐसे हैं जो जॉब के सिलसिले में या फिर किसी भी उनके व्यवसाय बिजनेस के थ्रू वे विदेश में उन्हें रहना पड़ता है अस्थायी रूप से, लेकिन उनकी जो नागरिकता है, उनकी सिटीजनशिप है, वो क्या है? इंडियन ही है। इसलिए वह अस्थायी रूप से विदेश में रह रहे हैं, तो उन्हें कौन सी नागरिकता प्राप्त होगी? उन्हें भारत की ही नागरिकता प्राप्त रहेगी। अब दोस्तों, यदि विदेश में ही इनके बच्चों का जन्म होता है, ठीक है, इनकी संतान होती है, तो इन बच्चों को नागरिकता कैसे प्राप्त होगी? तो ये जो बच्चे हैं, इनके जो इनकी माता या पिता दोनों में से कोई एक, या फिर इनके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, जो इनके दादा दादी हैं, उनमें से किसी का जन्म यदि भारत में हुआ है, तो ये भारत के राजनयिक या काउंसलर को एक आवेदन देंगे और आवेदन के थ्रू इन बच्चों को क्या मिल जाएगी? भारत की नागरिकता मिल जाएगी। इन सभी प्रावधानों, इन सभी उपबंध और विधियों के बारे में वर्णन किया गया है आपके आर्टिकल 8 में। फिर से देखेंगे हम क्या कहना चाह रहा है आर्टिकल 8। आर्टिकल 8 हमें बताना चाह रहा है कि अस्थायी रूप से जो व्यक्ति विदेश में चले गए हैं और वो भारत के नागरिक है पहले से, तो वे भारत के नागरिक ही रहेंगे, वे इंडियंस ही रहेंगे, क्योंकि वे अस्थायी रूप से विदेश में गए हैं। अब यदि वहाँ पर उनकी संतान होती है, बच्चे होते हैं, तो उनके बच्चे कैसे भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं? तो कंडीशन क्या है भाई? उनके जो माता पिता है वे तो भारतीय ही हैं, अर्थात उनके माता या पिता में से किसी एक का जन्म भारत में ही हुआ है, या फिर उनके ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं, दादा दादी, उनका जन्म यदि भारत में हुआ है उनमें से किसी का, तो वे बच्चे भारत के राजनयिक, भारत के जो काउंसलर है, इंडियन काउंसलर जो रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया को, वहाँ पर आवेदन देंगे और आवेदन के थ्रू ये बच्चे भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। ये प्रावधान दिया गया है आपके अनुच्छेद 8 में। आवेदन के थ्रू ये सिटीजनशिप प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इनके माता या फिर पिता किसी का भी जन्म भारत में हुआ है, या फिर वो ऑब्वियस है कि अस्थायी रूप से वहाँ रह रहे, तो भारत के नागरिक हैं ही वो। आर्टिकल नंबर 9 क्या कहता है? अनुच्छेद 9 कहता है दोस्तों, यदि आप भारत के नागरिक हैं और आप विदेश गए, आपके पास भारत की नागरिकता है, आप इंडियन हैं, आप विदेश गए और आपने विदेश की नागरिकता को ग्रहण कर लिया, वहाँ की नागरिकता ले ली, तो आपकी जो भारतीय नागरिकता है स्वतः ही डाइल्यूट हो जाएगी। इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा की है जब हमने इकहरी नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप की बात की थी। तो वही बताता है आपका आर्टिकल 9। क्या बताता है? आप भारतीय नागरिक है, भारतीय नागरिकता है आपके पास, और आप फॉरेन में जाते हैं, और वहाँ की आप सिटीजनशिप ले लेते हैं, वहाँ की नागरिकता ले लेते हैं, तो क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों आपकी जो भारतीय नागरिकता, इंडियन सिटीजनशिप है, ये स्वतः ही खत्म हो जाएगी, अपने आप खत्म हो जाएगी। आपको किसी तरह के आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर ये कह रहा है आपका आर्टिकल 9, जो कि इकहरी नागरिकता को रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रदर्शित कर रहा है। आइए अब हम देखते हैं आर्टिकल नंबर 10। अनुच्छेद 10 हमें क्या बताता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 10 ये बताता है कि जो भारतीय नागरिक हैं उनके पास भारतीय नागरिकता होगी। जो भारतीय नागरिक हैं, जो इंडियन हैं, भारतीय नागरिक, उनके पास भारतीय नागरिकता रहेगी। कैसे, कब तक रहेगी? तो संसद द्वारा जो नए उपबंध बनाए गए हैं, नई विधियां बनाई गई है,
तब तक, मतलब जो उपबंधों पर ये योग्य होते, एलिजिबल होते, तब तक उनके पास भारतीय नागरिकता रहेगी। तो संसद द्वारा बनाए गए उपबंधों या विधियों के आधार पर इनके पास भारतीय नागरिकता रहेगी। संसद के द्वारा निर्मित उपबंधों के आधार पर, ठीक है। जितने भी विधि बनाई गई, जितनी भी उपबंध संसद के द्वारा बनाए गए, उस पर ये एलिजिबल है तो इनके पास भारतीय नागरिकता रहेगी हमेशा के लिए, ठीक है। संसद इसका अधिकार देती है। ये बताया गया है आपके अनुच्छेद 10 में। अनुच्छेद 11 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 11 कहता है दोस्तों कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय संविधान है, उसमें नागरिकता संबंधी जो नियम दिए गए हैं वे काफ़ी कम हैं। उसके बाद में जो भी चेंजेस होते हैं नागरिकता संबंधी उपबंधों या विधियों में, उसकी जो पावर होती है वो किसके पास है? संसद के पास है। किसके पास है पावर? संसद के पास है। संसद नागरिकता संबंधी उपबंधों एवं विधियों में चेंजेस कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है, या फिर नए उपबंध या विधि को ऐड कर सकती है नागरिकता इस वाले भाग में, इस वाले विषय में। किसके पास पावर है? संसद के पास पावर है, संसद के पास ये अधिकार है। इस बारे में बात करता है हमारा अनुच्छेद 11। हाल ही में जैसे सिटीजनशिप का अमेंडमेंट एक्ट जो आया था वो इसी पर आधारित था। इसी आधार पर सरकार इसे बदल रही थी, यहाँ पे बदलाव कर रही थी, यहाँ पर संशोधन कर रही थी अनुच्छेद 11 के आधार पर, क्योंकि संसद को ही अधिकार है यहाँ पर संशोधन करने का। तो दोस्तों यहाँ पे सारे ही प्रावधान हमने पढ़ लिए। अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11 सारे ही आर्टिकल्स के बारे में हमने यहाँ पे चर्चा की है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। यदि कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछिएगा, ताकि हम इन पॉइंट्स को यदि समझ में नहीं आए तो फिर से क्लियर कर लेंगे, अच्छे से क्लियर करेंगे। सारी क्वेरीज आपकी क्लियर होनी चाहिए, तभी चीज़ें आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगी। अब लेक्चर को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो को, ताकि जिन्हें भी ज़रूरत है इस तरह के वीडियो की तो उन्हें ये वीडियो प्राप्त हो, ताकि वे लेक्चर अटेंड करें और अपनी तैयारी अच्छे से बेहतर तरीके से कर सकें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।